नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए आप इसके बारे में विस्तार से और जानिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। दो पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर हेल्पलाइन आपको दिया गया है, हेल्पलाइन नोट कर लीजिए 011-261-60255। यह 4 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना शुरू हो गया यहाँ पर, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 25 जनवरी 2023 तक। नोट कर लीजिए, तब तक आप तैयारी कर लीजिए। इतने 4-5 दिन जो समय हैं, इधर 7 दिन लगभग समय बचे हैं, उसमें आप इसी को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एडवर्टीजमेंट को, मेरे वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए ताकि आपको भरने में काफ़ी आसानी होगी। किस तरह के परीक्षा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं सब आगे बताऊँगा। आप वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिए। कैसे आप सफल होंगे, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सब बताऊंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRPF। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRPF। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI, अर्थात सेंट्रल रिजर्व फोर्स एक परीक्षा कंडक्ट कर रहा है जिसके द्वारा ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपको हेड कांस्टेबल लाइन पर नहीं काम करना पड़ेगा, मंत्रालय में काम करना पड़ेगा इनके। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल और फीमेल। कौन भर सकते हैं? मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पुरुष और महिला दोनों ही भर सकते हैं इस पद के लिए जो भारत में रहते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वन पोस्ट, केवल आप एक ही पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 2 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो आप दोनों में से किसी एक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल अप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी लिएबल टू बी रिजेक्टेड, अर्थात एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं आप तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक ही पद के लिए करिए। यदि आपके पास स्टेनो टाइपिंग का नहीं डिग्री है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भरिए। अगर आपके पास आपने स्टेनोग्राफी सीखा है, शॉर्ट हैंड सीखा है, तो आप ASI के लिए भरिए। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ज़रा वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए http://www.crpfindia.com। एक यहाँ पर वेबसाइट है, एक दूसरा यह भी वेबसाइट है, नोट कर लीजिए ये भी www.crpf.nic.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक एज रिक्रूटमेंट, वहाँ पर जाइएगा, रिक्रूटमेंट में जाइएगा, व्यू ऑल में जाइए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई। पहले क्या जाना है आपको? रिक्रूटमेंट में जाना है। वहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाना है वेबसाइट पर,
व्यू ऑल पर जाना है, उसके बाद मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई पर जाना है आपको। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से भी भर सकते हैं। मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो क्रोम में जाइएगा, क्रोम के टॉप राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा और नीचे से तीसरा लिखा रहेगा डेस्कटॉप साइट, उस पर टिक लगा दीजिए। आपका मोबाइल कंप्यूटर जैसे काम करने लगेगा, लैपटॉप जैसे काम करने लगेगा। आप उससे आसानी से भरिएगा वहाँ पर। तो आप डेस्कटॉप मोड में करके उसको भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं वैकेंसी कितना है। वैकेंसी नोटिफाइड फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है देख लीजिए। यहाँ पर पहला पद का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ASI, स्टेनोग्राफी के लिए निकला हुआ है। और दूसरा पद है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो पहला पद देख लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए, अदर के लिए 58 पद है। EWS के लिए 14 पद है। EWS का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो आरक्षण सरकार देती है उसके लिए 14 पद है। OBC के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 39 पद है। शेड्यूल कास्ट के लिए 21 पद है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 पद है। यहाँ पर टोटल इस तरह ASI स्टोनो के लिए 143 पद है। देख लीजिए आप, अर्थात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनो के लिए ये 143 पद है। आगे देख लेते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कितने पद हैं? अदर के लिए 532 है। EWS के लिए 132 है। OBC के लिए 355 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 197 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 99 है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर पद है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 1315। अगर टोटल पद को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो 1458 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 1458 के लिए वैकेंसी निकली हुई है 1458 पद के लिए। तो आप दोनों में से किसी एक पद के लिए अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टेनोग्राफी सीखा है तो ऊपर वाला के लिए अप्लाई करिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपने स्टेनोग्राफी नहीं सीखा है, केवल 12वीं कक्षा पास है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास मांगा गया है 10+2, तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भरिए। आपके पास कोई स्टेनोग्राफी नहीं सीखा, आपने टाइपिस्ट नहीं सीखा है, तो उसके लिए भरिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू द एस्टिमेटिव रीजन। कहने का मतलब है जो सीट है वो बढ़ घट सकती है सरकारी मतलब प्रशासनिक रीजन की वजह से। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। आगे देख लें पे स्केल, आपका पे कितना मिलेगा। आप ज्वाइन तो हो जाएंगे लेकिन नौकरी में पे कितना मिलेगा देखिए। द पोस्ट कैरीज फॉलोइंग पे लेवल्स एज पर 7th CPC। ये देखिए 7th हो गया और CPC होता है सेंट्रल पे कमीशन। CPC का फुल फॉर्म है सेंट्रल पे कमीशन और इसका हिंदी होता है 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, अर्थात 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका यह पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कहने का मतलब ASI स्टेनो को पहला पद है। यह इनकी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अनुसार होगी, 5 के अनुसार होगी लेवल। इसमें 7वें वेतन आयोग में लेवल बांटा हुआ है, लेवल 1 2 3 5 6 ऐसे ही 8 9 ऐसे आगे लेवल बढ़ते जाता है, तो उसमें बेसिक बढ़ते जाता है। तो 5वें लेवल में 7वें वेतन आयोग के बेसिक की शुरुआत होती है 29,200 से, और ये बेसिक आपको प्रमोशन नहीं भी मिलेगा तो ये बेसिक आपका बढ़ जाएगा और हो जाएगा 92,300। अगर प्रमोशन नहीं मिला, सरकार का नियम है कि आपको पूरे सर्विस 30 साल की सर्विस पीरियड है तो 3 आपको प्रमोशन देना जरूरी है। प्रत्येक 10 साल पर 1 प्रमोशन देना जरूरी है, नहीं तो आपको MSCP दिया जाता है। हर 10 साल पर आपको अगर प्रमोशन नहीं मिला तो आपको MSCP दिया जाएगा, आपका ग्रेड बढ़ जाएगा। तो कभी MSCP के बारे में मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ। आप लोग मेरा 4000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा करा दिए। सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, 4000 घंटा जल्दी जल्दी पूरा वॉच करके वीडियो को करा दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए ऑनलाइन आ सकूं, लाइव आ सकूं और
मेरा ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी अगर मेरा 4000 घंटा पूरा हो जाता है और इससे कुछ पैसा आने लगता है तो मैं आपको कुछ बुक खरीद कर दूँ, फ्री में दूंगा बुक खरीद कर, जिससे आप पढ़कर रीजनिंग का रहेगा, मैथ का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, जो अच्छे बुक है जिसको पढ़कर आप और भी परीक्षा पास कर सकेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी मेरा 4000 घंटा पूरा कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो दिखाकर आप भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा 4000 घंटा पूरा हो जाए, ताकि मैंने मोनेटाइजेशन के लिए मैं यूट्यूब को अप्लाई कर सकूं और उस पैसे में से कुछ आपको भी मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं, आपके लिए किताब खरीद कर दूं। मैं कुछ लोगों को किताब दूंगा हर महीने, जैसे मैथ का रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ गाइड है, एसएससी का गाइड है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, ये सब की बुक मैं खरीद कर आपको दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि मेरा वॉच आवर पूरा हो जाए। 4000 घंटे चाहिए, जिसमें 1600 हुआ है। आगे देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए नियुक्ति जो होगी उसमें 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगा आपकी नियुक्ति, अर्थात आपका जो पेमेंट मिलेगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर बेसिक रहेगी, बेसिक की शुरुआत होगी 25,500 से, जो बेसिक बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। ये बेसिक की बात हो रही है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, लगभग 38% के आसपास मिलेगा। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, खाने पीने का भत्ता मिलते हैं, और और सैनिक भत्ता भी यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, अर्थात 25/1/2023 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम आयु में केंद्रीय सरकार के नियमानुसार छूट दी गई है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा कितना छूट मिलेगा। और देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर, देखिए आपका जन्म तिथि 26 जनवरी 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 25 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ आरक्षण की वजह से छूट मिलेगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। नोट देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ एज, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एज में ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। किसको दी जाएगी? शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी ऑफ द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट के, भारत सरकार के ऑर्डर के अनुसार इन कैटेगरियों को, और भी कुछ कैटेगरी हैं, शर्तें हैं, उनको आपको उच्चतम आयु में छूट दी जाएगी। नोट कर लीजिए इस बात को। आगे देख लेते हैं, चलिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट, अर्थात 10+2 पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या इसका समतुल्य डिग्री होना चाहिए। अब चलिए समतुल्य डिग्री, इक्विवेलेंट एग्जाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे आपने संस्कृत से पास किया, संस्कृत बोर्ड से कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें जो 12वीं का होता है वो अब भी पास आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप उर्दू फारसी से पढ़ रहे हैं और उसमें 12वीं का जो एग्ज़ाम होता है वह पास हैं, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। समतुल्य का मतलब यह होता है। हाँ, आगे यहाँ पर दिया है कि डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का 10वीं के बाद, 2 साल का, तो वह मान्य नहीं है, वो 12वीं के बराबर नहीं माना जाएगा। एकदम क्लियर। कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे? द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, http://www.crpfindia.com। यह पहला वेबसाइट है। और दूसरा वेबसाइट है www.crpf.nic.in। 2 वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। आप ठीक इसी तरह क्रोम या गूगल में
टाइप कर लीजिए। मैं आपको कहूँगा क्रोम में इसको सर्च करिए, क्रोम में सर्च करिएगा और ऊपर मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट दिखाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आप नीचे से उसमें तीसरा ऑप्शन रहेगा डेस्कटॉप मोड, उस तरह डेस्कटॉप मोड पर आप टिक लगा लीजिएगा। आपका मोबाइल कंप्यूटर जैसे काम करने लगेगा, आपको कंप्यूटर की लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल से ही अच्छी तरह से फॉर्म भर सकेंगे। अब देखिए इसमें कहाँ जाना है आपको, ये साइट खोल लीजिएगा आप टाइप करके, तो उसके बाद आपको इसमें जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिक्रूटमेंट, वहाँ पर जाइएगा, उसके आगे आप क्लिक करिएगा व्यू ऑल, उसके आगे जाइएगा मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई पर क्लिक करिएगा तो आपको फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से होगा, 1 जनवरी 2023 से आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए इस मेरे वीडियो को अच्छी तरह 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आप गरीब बच्चों, बेरोजगार बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए यह चैनल बनाया है। आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में और बताऊंगा, जितनी मुझे जानकारी है ज़रूर बताऊंगा। डिटेल्स नोटिफिकेशन विल बी अवेलेबल, आपको इसका नोटिफिकेशन भी इस साइट पर दिया गया है, डिटेल्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पर IG एस्टेब्लिशमेंट का साइन है, यहाँ पर शंकर उपाध्याय का, ये देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। डिटेल्स अभी डेकोरेटेड जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एड्रेस दिया हुआ है ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 RK पुरम नई दिल्ली, पिन 110066 है। एड्रेस है CRPF ऑफिस का, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है वह नियुक्ति होगी, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए इस बात को। आपको कोई लाइन पर काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब फील्ड में आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा गृह मंत्रालय के, तो वह काफ़ी अच्छा पद है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, क्लियर आपको मेंशन है, कोई डाउट नहीं है। हेल्पलाइन यहाँ पर दिया गया है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है, आगे भी पीछे भी 2 वेबसाइट का पता बताया गया था आपको, वह भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 इन CRPF, यह हो गया। अब डेट के बारे में देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, शुरू हो जाएगा फॉर्म को भरना 1 जनवरी 2023 से, नोट कर लीजिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आप ऑनलाइन फ़ी लास्ट डेट कब रहेगा फॉर्म भरने का, और लास्ट डेट कब रहेगा फ़ी भरने का, 25 जनवरी 2023 तक। आपसे मैं आग्रह करूंगा 4 के बाद जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, लास्ट समय का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट समय में प्रायः इस वेबसाइट पर, इनके वेबसाइट पर अत्यधिक लोड हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म सबमिट नहीं होता, साइट्स क्रैश होने लगते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। कोई दिक्कत हो, किसी तरह की तैयारी में दिक्कत हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी में, करंट अफेयर्स, तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपकी सहायता के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सहायता के लिए मैं बैठा हूँ, ये बात को जरूर नोट कर लीजिए। गरीब, निर्धन, बेरोजगार बच्चों की सहायता के लिए मैं बैठा हूँ, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिए, क्योंकि हम भी इस तरह के परिस्थिति से निकल कर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि गरीब बेरोजगार बच्चे कैसे कष्ट से परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए, आप कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। यह होगा 15 फरवरी 2023 को। आपका एग्ज़ाम का डेट क्या रहेगा, 15 फरवरी 2023, नोट कर लीजिए। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव, नहीं 15 फरवरी 2023 को, सॉरी, यह आपको एडमिट कार्ड उस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी 2023 से एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको इसके वेबसाइट पर रहेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर नीचे दिया गया है, 22 से 28 फरवरी 2023 तक एग्ज़ाम होगा। ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव में संभावित है, बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रायः होगा उस डेट को। अब तैयारी करते रहिए। और देखिए आगे यहाँ पर दिया है, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स
जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। यह कह रहा है कि हम जेंडर बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे पुरुष और महिला की बराबरी करना चाहते हैं, इसलिए महिला उम्मीदवार को और प्रोत्साहन किया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर यह बात लिखा हुआ है। दिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट। एक ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। इस दोनों पद के लिए एक ओपन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसको आप आसानी से पास कर पाएंगे। जो नियम किसके नियम के अनुसार होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के जो नियम है उसी के अनुसार एग्जाम यह कंडक्ट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट, समझिए ध्यान से अच्छी तरह से। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT शॉर्ट में बोलते हैं, कोड है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे शॉर्ट में PST बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। इतने चीज़ होंगे आपके। द साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर अंडर, इसके बारे में सारांश में और भी नीचे यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, आप तो जान भी चुके हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन के सिवा दूसरे तरह से आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो इंग्लिश और हिंदी में होगा, 2 भाषाओं में होगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा वह, ये तो आप भी जानते होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, जो स्किल टेस्ट भी होगा वो अभी इंग्लिश और हिंदी में होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, उसे स्किल टेस्ट हम बोलेंगे। स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का शॉर्ट है PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शॉर्ट है DV, कहीं कहीं मिलेगा आपको एब्रीविएशन, तो यह भी यहाँ पर याद कर लिए, तैयारी जान लीजिए। डिटेल्स मेडिकल टेस्ट, इसको DME बोलते हैं। प्रायः जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का वैकेंसी निकलती है उसमें एक एब्रीविएशन यूज होता है, तो आप जाने रहिएगा तो आपको समझने में अच्छा होगा। अब समझ लीजिए। रिव्यू मेडिकल टेस्ट, एक होता है रिव्यू मेडिकल टेस्ट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं RME। जैसे किसी में कोई डाउट है तो RME करेंगे, रिव्यू मेडिकल टेस्ट दोबारा करेंगे। विल बी कंडक्टेड आफ्टर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद यह टेस्ट होगा जिसका रिजल्ट आएगा। वैकेंसी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी, आप किसी भी राज्य में रहते हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला और पुरुष हैं तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिए, मौका मत जाने दीजिए, मेरा निवेदन है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका जितना होगा हेल्प करूंगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो आप समझते भी हैं, जानते भी हैं। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द CRPF बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT, आप जो CBT एग्जाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे, उसके आधार पर, स्किल टेस्ट के आधार पर PST और DV और मेडिकल एग्जामिनेशन सभी को मिलाकर आपको फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास कर जाते हैं, मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप तो सब समझ ही रहे हैं, पूरा आपको ये पास करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज विल नॉट बी सेंड बाई पोस्ट, पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एट द वेबसाइट्स ऑफ CRPF के वेबसाइट पर एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पर आएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट है http://www.crpf.gov.in, इस पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ऑफ CRPF, यह सजेशन दे रहे हैं कि आप रेगुलर जो है इनके वेबसाइट पर जाकर देखते रहिए, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ अपडेट आ रहा है तो आप उसको ज़रूर पढ़ते रहिए। और एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का प्रोसेस वहाँ बताया जाएगा, तो वह भी देखते रहिए आप। ईच स्टेज ऑफ टेस्ट एवरी कैंडिडेट शुड इंश्योर टू ब्रिंग 2 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपको 2 जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसको 2 प्रति कलर ले जाना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात को, नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड,
क्लियर है? जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं करेंगे बल्कि कलर में डाउनलोड करेंगे और 2 कॉपी ले जाना होगा हर स्टेज पर। जैसे रिटर्न एग्जाम हो गया तो 2 कॉपी आप ले गए एडमिट कार्ड का। फिर आपको पीएसटी के लिए बुलाया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, तो आपको 2 कॉपी ले जाना पड़ेगा उसका भी। बल्कि आप सब रखिए, कलर रखिए। जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड साथ में ले जाइए। जब अगर आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो साथ में सब डॉक्यूमेंट्स रखिए। ईच कैंडिडेट शुड हैंड ओवर 1 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। जो इन्विजिलेटर रहेंगे, परीक्षा लेंगे, उनको 1 कॉपी आपको हैंड ओवर कर देना होगा, सौंप देना होगा। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझते जाइए, हर चीज़ों को समझेंगे तो कोई भी फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट कर जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प के लिए ज़रूर बैठा हूँ। पे स्केल के बारे में पहले भी बता चुका है, फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं तो एक बार और जान लेते हैं। पे स्केल सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रहेगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अनुसार। बेसिक शुरुआत 29,200 से होगी, जो बढ़कर 92,300 तक हो जाएगी। ये बेसिक है। इसके अलावा आपको अलाउंसेज मिलेगा जो नीचे यहाँ पर बता रहा है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यहाँ आपको 7वें वेतन के लेवल 4 के अनुसार यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा। और यहाँ पर बेसिक की शुरुआत होगी 25,500 से और यह बढ़कर बेसिक 81,100 तक हो जाएगी। साथियों, यदि आप ये लेवल नहीं जानते हैं 7वें वेतन आयोग के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सभी लेवल और उसका ग्रेड पे बता दूंगा आपको। जब मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ, ऑनलाइन आऊँगा तो आपको मैं यह पूरा 7वां पे कमीशन एक दिन समझा दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह का मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं 7वें वेतन आयोग के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप ज़रूर कमेंट करिए। दी पोस्ट विल कैरी, आप देखिए ये तो बेसिक आपका हो गया। इसके अलावा देखिए डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता हिंदी में। हाउस रेंट अलाउंस, घर भत्ता, घर के लिए रेंट मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, टीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। उसके बाद देखिए आगे देखिए, राशन मनी, खाने पीने का मनी मिलता है। किसी नौकरी में नहीं मिलती है, केवल आर्मी ये सब की नौकरी जितने सैनिक की है उसमें मनी मिलता है खाने के लिए भी। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस तो बहुत जगह मिलता है, रेलवे में हमारे मिलता है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है हमको। एक बार मिलता है साल में 10,000 रुपया यूनिफॉर्म अलाउंस। फ्री एकोमोडेशन, आपको रहने पीने का फ्री मिलेगा। ये देखिए, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इलाज फ्री रहता है। फ्री लीव पास वंस इन ए ईयर ड्यूरिंग लीव के समय में आपको फ्री पास मिलेगा एक बार। आगे देखिए, अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेबल अंडर द रूल ऑफ द फोर्स, और सेना के नियम के अनुसार और भी जो आपको यहाँ पर अलाउंस मिलना है। जैसे मिलिट्री भाता भी यहाँ इन्होंने छोड़ा है, मिलिट्री भाता भी मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। जो मिलिट्री के रहते हैं, मिलिट्री मतलब जो आर्मी ये सब जो इस टाइप के हैं, उसमें मिलिट्री भाता भी मिलता है। वैकेंसीज़ में देखिए, वैकेंसी तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। वैकेंसीज में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, अदर के लिए 58,14 इस तरह दिया है। 143 हो गया। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप देख ही चुके हैं, 1,315 पद है, पहले भी बता चुका हूँ। दी वैकेंसी या टेंटेटिव लिखा हुआ है, चेंज वैकेंसी टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। टेंटेटिव मतलब है इसमें चेंज की संभावना है। इसका वेबसाइट यहाँ पर नोट कर लीजिए, www.crpf.gov.in। 2 वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, दोनों नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 10% वैकेंसीज आर इन मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन है जो एयरफोर्स से रिटायर है, जो नेवी से रिटायर है, उसे एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। उनके लिए 10% सीट यहाँ पर रिजर्व है। इफ सुटेबल ESM कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, वैकेंसी रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाई नॉन ESM कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली कैटेगरी। यहाँ कह ये रहा है कि अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो वह उस पद को जो नॉन ESM कैंडिडेट है, जो एक सर्विसमैन नहीं है, उनके द्वारा भर दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लिएबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। अगर आपकी सिलेक्शन इन पदों पर होती है तो आपको भारत में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, किसी भी राज्य में। ये 4.3 में लिखा हुआ है। और आगे देखिए, रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। यहाँ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिसे EWS बोलते हैं, एक्स सर्विस ETCR एज पर एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। सेंट्रल भारतीय
सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। आपको जितने परसेंट रिजर्वेशन मिलता है उसका यहाँ पर ब्रेकअप रहेगा, मिलेगा उसी के अनुसार। आगे देख लेते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप ऑफ कैंडिडेट। इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे नेपाल का भी हो सकता है, चाहे भूटान का हो सकता है, तिब्बत का भी हो सकता है। जो रिफ्यूजी हैं, भारत में आकर रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, 1 जनवरी 1962 से रह रहे हैं भारत में, वो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। आगे भी यहाँ पर दिया है कौन कौन कंट्री के यहाँ पर रिफ्यूजी हैं वो इस पद को भर सकते हैं। केन्या से आप आए हैं रिफ्यूजी, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया से आप आए हैं, हाँ, जामीबिया से, मलावी से, जायरे से, इथोपिया से एंड वियतनाम से अगर आकर यहाँ पर रह रहे हैं, भारत में परमानेंटली सेटल हो गए रह रहे हैं, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। देख लीजिए, यह भी बात है। एज लिमिट बता देता हूँ, एज लिमिट पहले भी बताया जा चुका है, फिर भी देख लीजिए। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड भी 18 से 25 साल होना चाहिए। 25 साल जो उच्चतम आयु है इसमें छूट दी गई है। शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और भी सरकार के नियमानुसार उच्चतम आयु में जैसे 25 साल जो ऊपरी आयु है इसमें छूट दी जाएगी, जिसको आगे मैं बताऊंगा। क्लोजिंग डेट के समय, क्लोजिंग डेट कब है इस फॉर्म का भरने का, 25 जनवरी 2023। इस तिथि को, इस दिनांक को आपको 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए एज, अर्थात यहाँ पर जन्म तिथि नोट कर लीजिए। यदि आपका जन्म इसके बीच में है 26 जनवरी 1998 और 25 जनवरी 2005 के बीच में, तो आप फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों डेट भी इंक्लूड होना चाहिए। 26 जनवरी 1998 भी को हुआ है तो आप भर सकेंगे, और 25 जनवरी 2005 को भी हुआ है तो आप भर सकेंगे। बाद में नहीं होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ उच्चतम आयु में छूट कितना मिलेगी यह नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, और जैसे आप शेड्यूल ट्राइब में है तो आपका हो जाएगा 30 साल तक आप फॉर्म भर गए, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम आयु देखिए 25 साल दिया है, 25 में 5 ऐड कर लीजिए, 30 साल हो जाएगा आपका। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 28 साल तक भर सकते हैं। 28 साल तक एक सर्विसमैन है आपने 3 साल मिलिट्री की सेवा किया है तो आपको 3 साल का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 3 साल का यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है, सॉरी नोट कर लीजिएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको छूट मिलेगा। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, 1984 के जो दंगे हुए थे, और कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात, 2002 में जो सामुदायिक राइट हुआ था गुजरात में, उसके अगर आप बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, तो 5 साल के यहाँ पर छूट मिल जाएगी आपको। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ 1984 एंड गुजरात, अगर आप अदर के हैं तो 5 साल का मिलेगा फ़ायदा। अगर आप ओबीसी में है तो 8 साल का फ़ायदा मिल जाएगा। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम इन 1984, 1984 के दंगे में आप प्रभावित हुए हैं, आप वो ऐसे बच्चे हैं, वैसे आवेदक हैं जो आप दंगे में प्रभावित हैं, या कम्युनल राइट हुआ था 2002 में, सामुदायिक राइट हुआ था गुजरात में, अगर वो आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, अर्थात आप 35 साल तक यहाँ फॉर्म को भर सकेंगे। 35 साल के एज तक आप क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे। दी अबव मेंशन पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर कैटेगरी ऑफ डिसेबल। आप विकलांग हैं तो आप इस पद के लिए नहीं भर सकते हैं, हैंडीकेप्ड हैं, आंख से विकलांग है, विजुअली विकलांग है, कोड लिखा हुआ है, देखिए ये सबका कोड है, विजुअली हैंडीकेप्ड का कोड है। इस तो आप इस आपके पास ये है, आप विकलांग है तो इस पद के लिए, इन पदों के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियरली नोट कर लीजिए इस बात को। यहाँ पर लिखा है फॉर ओबीसी सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट्स में रेफर द एनसीबीसी वेबसाइट। एनसीबीसी की वेबसाइट पर जाइएगा तो आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं एनसीबीसी की वेबसाइट पर कि कौन कौन सी जाति ओबीसी के अंतर्गत है भारत सरकार के अंतर्गत। तो आप पता चल जाएगा। आपको नहीं मालूम है कि मैं ओबीसी में हूँ कि बीसी में हूँ कि BC1 BC2 में हूँ, नॉन क्रीमिलियर में मेरा कास्ट है, तो आप इसका वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम देख लीजिए। यहाँ पर एनसीबीसी वेबसाइट सर्च करिएगा क्रोम में, गूगल में, वह आ जाएगा और देख लीजिए आप किस कास्ट के हैं, आप किस ओबीसी में आ रहे हैं कि नहीं, नॉन क्रीमिलियर में है कि क्रीमिलियर में आप हैं, वहाँ से मतलब आपकी कास्ट ओबीसी में है कि नहीं पता चल जाएगा वहाँ से। और देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, तो ये तो आपको मालूम ही है सब। नेम ऑफ कैंडिडेट
जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रहा है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर दे रहे हैं। अगर यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो इसको भी अच्छी तरह से खुद पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया एक सर्विसमैन के बारे में, एक सर्विसमैन के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। एक्सप्लेनेशन, एक सर्विसमैन किसको बोलेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पर चर्चा किया है कैसे किसको एक सर्विसमैन कहा जाता है, उसका डिफिनेशन दिया है। तो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो। आगे देखते जाते हैं, किसको किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ, जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा उसके बारे में यह कह रहे हैं। शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को किस फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट बनवाना है, आगे एनेक्सर में दिया रहता है, उसी को आप प्रिंट कराकर डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए या उसी तरह टाइप कराकर कंप्यूटर से टाइप कर लीजिए। उसी फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट्स जमा करना पड़ेगा यदि आप आरक्षण का बेनिफिट लेंगे। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए अर्थात इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। 10+2 जान गए आपको, इंटरमीडिएट को बोलते हैं। एंड इक्विवेलेंट को पहले बता चुका हूँ। अगर आप संस्कृत से 12वीं के लेवल में पास हैं, संस्कृत बोर्ड से, तो आप भी दे सकेंगे। उर्दू बोर्ड से, फारसी बोर्ड से आप पास किए हैं 12वीं, तो वो भी आदमी अप्लाई कर सकता है। इक्विवेलेंट टेस्ट का मतलब यह होता है, क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 और 3 और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन टेक्निकल ड्यूरेशन आफ्टर 10, 10वीं के बाद 2 साल का आपने कोर्स किया है या 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आपका ये इक्विवेलेंट 12वीं के नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आगे लिखा है द कैंडिडेट हु आर नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीडेड टू नॉट। आप फॉर्म भरने के लास्ट दिन तक 25 जनवरी 2023 तक आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है पास होने का, आप नहीं पास किए हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आप देख लीजिए और डिटेल्स इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसको समझ लीजिए, बता चुका भी। ऑनलाइन आपको करना है, रेफर 1 देख लीजिए, उसमें और भी दिखाया गया है। बताया गया आप 4 जनवरी 2023 से 10 बजे सुबह से आप 25 जनवरी 2023 के रात के 11:55 तक ही फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर ये भी सुझाव दे रहे हैं, ये लोग भी सुझाव दे रहे हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। आप अंतिम समय के बहुत जल्दी पहले भर दीजिए फॉर्म, यह भी बोल रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ। ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए कैसे फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ी एंड रिक्रूटमेंट यह देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 100 रुपया मांगा गया है मेल कैंडिडेट को, पुरुष को जो जनरल में है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में है, ओबीसी है, जो शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विस और महिला है, उनको कोई शुल्क देने की, आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आवेदन शुल्क माफ है, अर्थात ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 100 रुपया देना है, जो काफ़ी कम है, बहुत रिजनेबल है। इतना कम आवेदन शुल्क किसी में नहीं रहता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीब एवं बेरोजगार युवक इस फॉर्म को जरूर भर पाएंगे। युवक जूतिया जो भी हैं, गरीब हैं और बेरोजगार हैं, जरूर इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। महिला को भी नहीं देना है, महिला को भी इस फॉर्म को भरना चाहिए। फी कैन बी पेड, आप फी ऑनलाइन भरेंगे, कैसे भर सकते हैं? भीम के द्वारा, यूपीआई, नेट बैंकिंग के द्वारा, आप जानते ही हैं, रुपए, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों से भर सकते हैं। फी जो है, फी आप 25 जनवरी 2023 के रात के 11:55 तक ही भर सकते हैं। आप पहले फॉर्म भर दीजिए, लास्ट समय का क्यों इंतजार कर रहे हैं, पहले फॉर्म को भर दीजिए। आगे देख लीजिए, सेंटर कहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। आपको 3 सेंटर चॉइस करना है, यहाँ पर 3 करना है, लिखा हुआ है 3 ऑप्शंस चॉइस एज ए टेस्ट सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसका लिस्ट नीचे दिया गया है। इस लिस्ट में से आप जहाँ में हैं, आंध्र प्रदेश के हैं तो लिस्ट दिया है, हरियाणा के हैं तो लिस्ट दिया है, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, नाहन दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर के आप हैं तो जम्मू, सांबा, श्रीनगर, झारखंड के हैं तो धनबाद, हजारीपुर, जमशेदपुर, रांची, कर्नाटका के हैं तो दिया है, असम के हैं तो दिया है, मिजोरम का। आपका सेंटर इसमें से 3 सेलेक्ट करना है आपको। बिहार के हैं तो भी दिया हुआ है यहाँ पर, सब आरा, दरभंगा,
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करना है जो आपके घर के नज़दीक है, जहां आपको आसानी होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाने की। तो आप इस सेंटर को 3 भरना है, ध्यान रखिए, बाद में यह चेंज नहीं होगा, इसलिए सावधानी से इसको भर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यह भी पढ़ लीजिए। आप फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है। टेस्ट सेंटर चेंज नहीं होगा, एक बार ध्यान इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यह बता देता हूँ, अच्छी ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह। पहला क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप जाने गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसका स्टेनोग्राफी है, जिसने एएसआई स्टेनो के लिए भरा उसका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपको बॉडी का, जैसे हाइट कितना है, चेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई आगे बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ इसको पिछले इस वीडियो में, तो आप उसको भी तो देख ही चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें ये देख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक उसमें से सही रहेगा, उसको आपको सही टिक लगाना है। वहाँ पर कंप्यूटर और माउस ले जाते हैं, क्लिक कर देंगे, आपका गोल रहता है, उसमें टिक लग जाएगा। बहुत ही आसान है, कलर भी नहीं करना है, टिक लगाना है केवल, जाएंगे वो डॉट लग जाएगा ब्लैक में। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, और 1.5 घंटा समय मिलेगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 90 मिनट। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा, 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। टेंटेटिव डेट कब है, एग्ज़ाम का डेट कब है, लगभग 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में होगा। इसमें 4 सेक्शन रहेंगे आपके पेपर में। पहला ए रहेगा, बी सी डी, 4 सेक्शन में बटा रहेगा। पहले सेक्शन में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। आप सुन लो, आप हिंदी के हैं, बिहार के हैं, तो हिंदी में का एग्ज़ाम देंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। अब इसमें क्या पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, व्याकरण पूछेगा, हिंदी का भी, तो हिंदी वाला देगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश का देगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 20 सेक्शन में रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य सचेतता बोलते हैं, वो रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। सामान्य सचेतता में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। G20 समिट कहाँ होने वाला है, यह पूछा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, ये करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कौन जीता, तो यह ऐसा क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आप एक मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते रहिए, या उसी में आता है सामान्य ज्ञान दर्पण या सक्सेस मिरर, उसी का आता है, वो भी पढ़ते रहिए। कोई हिंदी का मैगजीन, आप हिंदी में तो हिंदी का पढ़ते रहिए, अंग्रेजी है तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या कंपटीशन रिफ्रेशर, आप इसको पढ़ते रेगुलर पढ़िए। पेपर पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, पेपर पढ़ रहे हैं तो पर डे का न्यूज आप डेट वाइज एक कॉपी में लिखते जाइए, और उसे आप अच्छी पढ़ते रहिए, पर डे पढ़िए। तो इस प्रकार आपको करंट अफेयर्स तैयारी हो जाएगा। और स्टैटिक जीके होता है, जो राज्य राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, अर्थशास्त्र का जो क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी का, उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। उसको आप किसी जनरल नॉलेज के बुक से पढ़ते रहिए। यूनिक गाइड आपके पास है तो यूनिक पढ़ लीजिए, लूसेंट है तो लूसेंट को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, लूसेंट को। एसपीडी है अगर आपके पास तो एसपीडी तो और अच्छा है, एसपीडी भी आप पढ़ सकते हैं, एसपीडी बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास एसपीडी है तो, और लूसेंट भी है तो आप इतने किताब को ही पढ़कर आप निश्चित रूप से पास कर पाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, रीजनिंग आप किसी का बुक ले लीजिए, रीजनिंग का अरिहंत का आता है, यूथ पब्लिकेशन का आता है, रीजनिंग का आप बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, ब्लड रिलेशन से पूछता है, डायरेक्शन से पूछता है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछता है। ये जो चैप्टर हैं इसको अच्छी तरह से, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल भी कोई पूछते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से बना लीजिए। रोज़ आप बनाइए, मेरा कहूँगा कि आप एक सेट रीजनिंग का बनाइए, मैथ का बनाइए, इंग्लिश का बनाइए, हिंदी का भी बनाइए और जीके का भी एक सेट, 4 सेट 5 सेट रोज़ बनाइए। आपकी तैयारी एकदम बम्पर हो जाएगी। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस समझ गए, रीजनिंग रहेगा, 20-25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
इसमें मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रहेगा, ग्राफ भी पूछता है, पाई चार्ट भी पूछ देते हैं, बार डायग्राम भी रहते हैं, तो वह भी तैयारी कर लीजिए। मैथ में कमर्शियल मैथ ज़्यादा रहता है, लाभ हानि रहता है, प्रतिशत रहता है, बॉडमास रूल रहता है, औसत रहता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, क्षेत्रमिति से, जैसे त्रिभुज का एरिया निकालना, त्रिभुज का कर्ण निकालना, घन का घनाभ का एरिया निकालना, सर्किल का, सिलेंडर का, कोन का एरिया, वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अच्छी तरह मैथ का भी तैयारी कर लीजिए, कोई बुक लेकर आर एस अग्रवाल या ऑब्जेक्टिव की कोई बुक लेकर आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना होगा। और हर ध्यान रखिए, एक बात आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। यह नहीं है कि आपने जीके अच्छा बना दिया और मैथमेटिक्स में आप फेल हो गए, कम मार्क्स लाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर सेक्शन में, चारों सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना। क्वालिफाइंग मार्क्स तो छोड़ ही दीजिए, अधिक से अधिक मार्क्स लाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, सेक्शन बी सी डी होगी 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में, जबकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा ऊपर वाला ये सेक्शन, और इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में रहेगा। तो आप जान ही गए हैं इस बात को। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा, यह भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिए, विशेष बात, यहाँ पर 25% निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपको सही में से कट जाएगा, इसलिए सावधानी से आंसर देना है। द डेट एंड सेंटर ऑफ CBT विल बी इन्फॉर्म, इसके वेबसाइट पर दिया जाएगा, ईमेल पर आपको दिया जाएगा, आपको SMS से भी दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट CBT विल बी नॉर्मलाइज इन सच केस ऑफ स्कोर बाय यूज बाय डिटरमाइन द फाइनल में। कभी कभी नॉर्मलाइज किया जाता है मार्क्स को, जैसे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया तो दोनों का पैटर्न अलग अलग रहा, लेवल अलग रहा थोड़ा, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। या अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुआ तो इसको नॉर्मलाइज करते हैं, एक तरह करते हैं, किसी को किसी को बच्चे को नुकसान हो जाए, किसी कैंडिडेट को, तो इसके लिए है। CBT का क्वेश्चन जो होगा इंटरमीडिएट लेवल का होगा, 12वीं का कक्षा पास लेवल का हुआ है, यह भी दिया रहा है। ए मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल कैंडिडेट्स कॉर्नर ऑन द CRPF के वेबसाइट पर एक क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दिया हुआ है इनके साइट पर, आप जाकर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर, आपको मोबाइल ये सब नहीं यूज करना, ब्लूटूथ नहीं यूज करने देंगे, तो जानते ही आप। आगे इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए। 100 रुपये का देना है। स्किल टेस्ट में देखिए है, शॉर्ट हैंड देना होगा, किसको देना होगा, किस पोस्ट के लिए, ASI के लिए देना होगा, SI स्टोनो के लिए, शॉर्ट हैंड टाइप का टेस्ट इनके लिए यहाँ पर दिया है। स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर पर होगा, 10 मिनट का होगा, 80 शब्द पर मिनट टाइप करना होगा। डिस्क्रिप्शन इसकी 50 मिनट में 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। ट्रांसक्रिप्शन कुछ डिटेल्स लिखने को देंगे, लगता है ये ट्रांसक्रिप्शन। स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा, इसको इनका भी होगा, देखिए स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल के लिए आपको भी टाइप देना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल वाले को टाइपिंग स्पीड रहेगा 35 शब्द देख लीजिए पर मिनट, तो आप इतना कंप्यूटर प्रैक्टिस कर लीजिए। और हिंदी में रहेगा 30 शब्द प्रति मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह, प्रैक्टिस करते रहिए टाइपिंग का, यह पढ़ लीजिए। और डिटेल्स दिया हुआ है स्टेनोग्राफी के बारे में, ये सब के बारे में दिया हुआ है। आपको मार्क्स देखिए बियॉन्ड 40 मिस्टेक होगा तो कितना कट जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, मेल कैंडिडेट का 165 होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 75, 5 मिनट एक्सपेंशन आपको मांगता है, मालूम होगा, फुलाकर 5 सेंटीमीटर तो 82 हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप गढ़वाल, कमाऊ, गोरखा इस एरिया के हैं, इस एरिया के मराठा, तो आपको हाइट में छूट दी जाती है। हाइट कितना कम हो जाएगी, देखिए यहाँ पर कम हो जाएगा, 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, जब चेस्ट उतना ही रहेगा, फुलाकर चेस्ट उतना ही रहेगा। तो आप यह देख लीजिए। महिला के लिए क्या रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आप डिटेल्स में महिला के लिए 150 सेंटीमीटर मांगा गया, उनकी चेस्ट और एक्सपेंशन नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, यह दिया हुआ है। तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एज रिलैक्सेशन हाइट के बारे में एनेक्सर 6 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको एक बात
मैं बोलूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से, आपको एग्ज़ाम के दिन 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, कलर ले जाना है, एक ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, सॉरी एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड ले जाना है। आपको पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भी फ़ोटो आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, चाहे आप आधार को आधार को डाउनलोड कर लिए हैं वो भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज का आईडी स्कूल का हो सकता है, एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है। आपको एक ओरिजिनल लेकर जाना है, तभी एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। ये आप पढ़ लीजिए, आपके पास एक कोई होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक सर्विसमैन का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको देख सकते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, काफ़ी 38 पेज का विज्ञापन है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूंगा। टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू के भी रूल्स हैं कि कहाँ होना टैटू, तो लोग टैटू करवाते हैं तो उसका भी यहाँ पर रूल है, कहाँ होना चाहिए टैटू। देख लीजिए यहाँ पर टैटू के बारे में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा नीचे करता हूँ, टैटू के बारे में यहाँ पर दिया है। टैटू का भी रूल लागू होता है, कितने साइज़ का होना चाहिए यहाँ पर दिया है। टैटू का बार लोग टैटू करवा लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइज़ दिया है। यहाँ पर एडमिशन टू द टेस्ट, आपको एग्ज़ाम कैसे, एडमिट कार्ड मालूम ही है कि इनके वेबसाइट पर आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर आपको एग्ज़ाम देना है। 1 वीक पहले मिल जाएगा एडमिट कार्ड, यह दिया हुआ है। कोई भी ज़रूरत हो तो इनके हेल्पलाइन यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर भी इनको आप 10 बजे से 6 बजे शाम तक वर्किंग डे में, आप सोमवार से शनिवार तक या फ्राइडे तक आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, पहले भी जान चुके हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आपको एग्जाम के दिन लेकर जाना है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट CBT, अब जान गए एग्जाम, स्किल टेस्ट होगा, PST होगा, DB होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें देखिए मिनिमम मार्क्स आपको इतना लाना ही है। अदर के लिए 40%, EWS OBC शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के 35% लाना है। ये कम से कम मार्क्स है, अधिक से अधिक जितना लेकर आइए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये कम से कम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे ज़्यादा ही लाना है। जितना ज़्यादा आप लाइए अच्छी बात है। आगे ये दिया हुआ है एग्ज़ाम के बारे में, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। अगर दो आदमी का मार्क्स टाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लिया है रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस में, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, ज़्यादा एज का होगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये देखिए आप गलत प्रैक्टिस करते हैं, मतलब गलत साधन का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको कितने साल के लिए बैन किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए, जो आवश्यक चीज़ है, मैं ये भरने का तरीका यहाँ पर ये बताया गया, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। भरने के समय यहाँ पर ये पूरा पढ़ लीजिए, दिया हुआ है विज्ञापन में। इसके विज्ञापन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, भर सकते हैं, उस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर से। आपको समय है अभी 7 दिन का, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं इसमें विस्तार से समझाया हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ, यहाँ पर बताया गया है कैसे आपको भरना है, यह पूरा बता रहा है। यहाँ पर देखिए स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, स्टेप कंप्लीशन ऑफ, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा, इसी पर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, विस्तार से यहाँ दिया है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया है, इन्होंने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, helpdesk.bharti@nic.in, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए आपको सर्टिफिकेट किस, जो आप फैसिलिटी, मतलब आप बेनिफिट लीजिएगा, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप, जो फॉर्मेट होगा उसका यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब फॉर्मेट है, आप देख लीजिए, इस फॉर्मेट पर ही आपको बनाना होगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कंप्यूटर पर इसी तरह टाइप करके, मैं कहूँगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए, और जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय इसको देना होगा। जब आप बेनिफिट लेंगे शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप, या जो भी बेनिफिट लेंगे आप एक सर्विसमैन का, तो यह डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, इसको बनवा कर देना पड़ेगा। जिस अधिकारी से यहाँ बनवाना है लिखा हुआ है, तो आप इसको बनवा पाएंगे और इसी तरह देंगे। सही डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। तो साथियों, मुझे आता है कि इतने विस्तार में आपको बताया हूँ, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं पर्सनली दे दूंगा उसको। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ, भाई एवं आपके बहन जो बेरोजगार हैं, निर्धन है, गरीब हैं,
भारत के निर्धन गरीब बच्चों जो इधर उधर सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कृपया उन्हें भी मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उन निर्धन गरीब बच्चों, बेरोजगार बच्चों को ज़रूर नौकरी मिल पाए। ये मेरा मुहिम है। मेरे इस अभियान में आप ज़रूर शामिल होइए, मेरा साथ दीजिए, मेरा सहायता करिए कि अधिक से अधिक बेरोजगार बच्चे और निर्धन बच्चे सरकारी नौकरी पाएँ, वो भी मेरे वीडियो से पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे वीडियो देखकर पाएँ तो मुझे अति खुशी होगी। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करके पुण्य का काम जरूर कराइए। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराकर मुझे भी हेल्प करिए। मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि मुझे भी 4000 का वॉच आवर्स मिल जाए, ताकि मैं आप लोग के लिए जो कुछ पैसे मिलेंगे मुझे, इससे मैं आप सबको हेल्प करूंगा। कुछ किताब में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश खरीद कर चाह रहा हूँ बेरोजगार लड़कों, गरीब लड़कों को बांटूँ ताकि उन्हें हेल्प हो सके। तो आप मेरे अभियान में ज़रूर हेल्प करेंगे, मुझे ऐसा आशा है। आपने मेरा इतना लंबा वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़कर आपका नमस्कार करता हूँ। आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इतने मेरे वीडियो को देख रहे हैं और लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। लोगों को भी आप शेयर करके उनकी सहायता कर रहे हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। आप चाहें तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे इस अभियान मुहिम में ज़रूर सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।